बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तलाफ। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, अगर मुल्की मंजरनामे पे एक नज़र दौड़ाई जाए तो पाकिस्तान में इन दिनों अदलिया चारों जानिब से ऐसा लग रहा है जैसे तनकीद की ज़द में है। स्पेशली अगर बात कर ली जाए, हुकूमत हो या अपोजिशन हो, इस्टेब्लिशमेंट हो या स्पेशली सियासतदान हो, अशराफिया हो, मीडिया हो या आम आदमी हो, हर जानिब से हमारी अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हर जानिब से अपनी बेबसी का इजहार किया जा रहा है। अब तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कुछ बातें सामने आ रही हैं। हुकूमत को ये शिकवा है कि इंसाफ जो है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ को ही मिल रहा है। अगर तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करें तो वो भी इस पे नाला नज़र आते हैं कि इंसाफ जो है, निज़ाम इंसाफ है, उस पर जिस तरह से इंसाफ मिलना चाहिए वो भी उनको इंसाफ उस तरह से नहीं मिल रहा। लेकिन मुल्क में इंसानी हकूक़, शहरी हकूक़ की अगर बात कर लें, सियासी हकूक़ की बात कर लें, सब सल्ब है नाज़रीन। अदालतें अपना किरदार अदा नहीं कर रही। इस्टेब्लिशमेंट का गिला है कि मुल्क में अगर इंतशार फैलाने वालों को बर वक्त सज़ाएँ दे दी जाती, स्पेशली 9 मई के हवाले से ये गिला है उनका, तो आज इन हालात का सामना ना करना पड़ता। ये अपनी जगह गिला मौजूद है। लेकिन अगर मीडिया के हवाले से बात करें तो मीडिया को भी कोई ख़ास सेटिस्फेक्शन नहीं है निज़ाम अदलिया से। मीडिया जो है वो भी अपनी जगह नाला नज़र आता है। मीडिया इजहार की आज़ादी की जंग मुसलसल लड़ रहा है। सहाफ़ी समझते हैं पाबंदियों के इस दौर में अदलिया को जो किरदार अदा करना चाहिए वो बदकिस्मती से अदलिया वो किरदार अदा नहीं कर पा रही। रहा आम आदमी, तो नाज़रीन हमारे मुल्क में तो आम आदमी की ना तो सुनी जाती है, ना ही मानी जाती है, ना ही आम आदमी को कुछ समझा ही जाता है। आम आदमी की अगर बात कर लें तो इंसाफ के इस निज़ाम पे उसको रत्ती भर भी एतबार नहीं है। आखिर इसकी वजूहात क्या है? हमारा निज़ाम इंसाफ इस हद तक क्यों पहुँच गया है? सब पे बात करते हैं और इस हद तक पहुँच तो गया, और इसका हल क्या होगा? आपको बताते चलें कि हमारे साथ मौजूद हैं राय हसनैन ताहिर साहब। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया राय साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आसिफ अफान साहब, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब हम स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। आज़म चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आज़म चौधरी साहब आपका भी। और शहजाद फारूकी साहब, शहजाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आज़म चौधरी साहब, जिसको देखें वो नाला नज़र आता है, जिसको देखें वो शिकवा शिकायत करता नज़र आता है। आखिर निज़ाम इंसाफ पे इतना बड़ा सवालिया निशान हर जानिब से क्यों उठ गया? चौधरी साहब जी, बहुत शुक्रिया फायदा। देखें, निज़ाम इंसाफ के ज़िम्मेदार कोई एक हुकूमत नहीं है या एक कोई चीफ जस्टिस या उनका दौर नहीं है। निज़ाम इंसाफ के आज ज़िम्मेदार माजी के अंदर तमाम, मैं समझता हूँ, हुकूमतें भी और जो जुडिशल हुकाम है वो खुद भी ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि हम लोगों ने जब से होश संभाला है इस मुल्क के अंदर, हम अदालती रिफॉर्म्स की बात सुन रहे हैं कि यहाँ पे रिफॉर्म्स की जाएंगी, अदलिया को ठीक किया जाएगा, पुलिस रिफॉर्म्स की जाएंगी, लेकिन आज तक अमलन हमने कोई रिफॉर्म्स होती हुई हमने देखी नहीं है। और दूसरा अलमिया ये है कि जब किसी के हक में कोई फैसला आता है तो वही जजेस बहुत अच्छे हो जाते हैं, जब किसी के मुखालिफ कोई फैसला आता है तो उन्हीं जजों पे तनकीद शुरू कर दी जाती है। थोड़ा सा आप गौर करें कि ये अभी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब कल जब अमेरिका के अंदर खिताब कर रहे थे तो उन्होंने अपनी फैमिली के हवाले से कुछ वहां पे पॉइंट्स बताए कि मेरे बच्चों के हवाले से, मेरी बीवी के हवाले से वहां पे ट्रोलिंग शुरू की गई। तो ये ट्रोलिंग कौन कर रहा है? क्या अदारों को नहीं पता कि ट्रोलिंग कौन कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं? क्योंकि ये वही अतर मिनल्ला है जिन्होंने माजी के अंदर मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा को, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने फैसला देते हुए उन्हें बाहर जाने की इजाजत दी, उस वक्त अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस कियानी साहब बहुत अच्छे थे, उनके हक में उस वक्त लुड़ियां डाली जा रही थी। आज अतर मिनल्ला साहब रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, मखसूस सीटों के ऊपर अपनी एक राय रखते हैं, तो उनकी ट्रोलिंग शुरू कर दी गई है। अब देखें, आपने जब मुकदमात कमजोर बनाए हो, आपने सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए मुकदमात बनाए हो और उनमें ना आपके पास ठोस शवाहिद हो, ना आपके पास गवाहियां हो, तो मुकदमात तो अदालतों में जाके उड़ जाने हैं। वो तो आपकी प्रोसिक्यूशन ने मुकदमात को कमजोर करना है। अभी आज का ही देख लें, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन जाती है, आप देखें कि एटीसी से एक रिमांड जारी किया जाता है 12 मुकदमात का इमरान खान का उनके खिलाफ, और वही जब पिटीशन हाई कोर्ट में जाती है तो वो हवा की तरह वो उड़ जाता है और हाई कोर्ट उसे कलअदम करार दे देती है। दूसरा, आप देखेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वहां पे जस्टिस समन है, उनकी कोर्ट के अंदर एक केस लगा है जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से चौधरी फवाद चौधरी साहब का। जब पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होने जा रहे थे
उस वक्त इलेक्शन कमीशन का तमाम तर फोकस इंतखाबात की बजाय सिर्फ एक चीज के ऊपर था कि हम किसी भी तरीके से पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान और फवाद चौधरी उन्हें नाअहल करार दे दें। और वो वहां पे अदालतें लगा के बैठे थे, उन पर फर्द जुर्म आयद कर रहे थे। आज जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वो केस आया, वो भी हवा की तरह उड़ गया, उसको भी कालादम करार दे दिया गया। जब आप बदनीति पर मबनी मुकदमात कायम करेंगे, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए मुकदमात कायम करेंगे, तो जाहिर है अदालतें रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलेंगी, तो आपको बुरा लगेगा, आप उन पर ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। ये रवैये खत्म करने की जरूरत है। यही हाल पीटीआई का भी है। पीटीआई के खिलाफ मुकदमा आ जाए तो हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बदतमीजी आ जाता है। पीटीआई के हक में फैसला आ जाए तो बल्ले बल्ले शुरू हो जाती है। ये रवैये इन सियासी जमातों के खुद इनको ठीक करने की जरूरत है। इस वक्त हुकूमत वक्त को चाहिए, क्योंकि तमाम अदारे इस हुकूमत के मातहत हैं, उस पर गौर करें कि कौन लोग हैं जो जजों की ट्रोलिंग कर रहे हैं, जो जजों के खिलाफ बोल रहे हैं, बयानियां बना रहे हैं, उनकी फैमिलीज को मलाइन कर रहे हैं। यह हुकूमत की जिम्मेदारी में आता है, ताकि जुडिशरी का ये एक जो एतराज है जो इंतजामिया पर, वो इंतजामिया खुद खत्म करे, फिर जुडिशरी के फैसलों के ऊपर तनकीद करे। लेकिन आजम साहब, आज हमने देखा कि हुकूमत तो खुद शिकवा कुना थी। वो ऐसा लगा कि जैसे बेबसी का इजहार कर रही थी। आज अजमा बुखारी को हमने देखा। राय साहब से जान लेते हैं। राय साहब, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की भी बातें की जाती हैं, हर जानिब से तनकीद की जद में हमारी अदलिया। क्या वाकई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, और हुकूमत इतनी बेबसी का मुजाहरा क्यों कर रही है? देखिए जी, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है उसके बारे में तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग किस तरह की जाती है। ताकि अदलिया को भी, बड़ी माजरत के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ कि अदलिया को भी मैनेज किया जाता है। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, माजी के अंदर भी ऐसा होता रहा है, और उसके पीछे भी अगर हम चले जाएं तब भी ऐसा ही होता रहा है। कभी अदालतों को हमने कोशिश की कि फ़ौजियों से आज़ाद करवाएं, और कभी हमने कोशिश की कि सियासतदानों से आज़ाद करवाएं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। क्योंकि वो लोग जो कल अपोजिशन के अंदर होते थे, जब हुक्मरान बनते हैं, जब इक़्तिदार के अंदर आते हैं, तो वो तमाम तर दावे वादे भूल चुके होते हैं। उनको याद नहीं होता कि माजी के अंदर अदालतों ने हमें क्या क्या रिलीफ दिया। इमरान खान की बात कर लें, जैसे चोई साहब ने अभी मुस्लिम लीग नून की बात की, तो इमरान खान साहब की मिसाल ले लें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कौन कौन सा रिलीफ इमरान खान को नहीं दिया, और उन्होंने उनको हर मुकदमे के अंदर रिलीफ देने की कोशिश की। लेकिन आज इमरान खान जो है उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल कर देते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ वो कहते हैं कि ये मेरे खिलाफ किसी मुकदमे की समाअत ना करें, जजेस कमेटी के अंदर दरखास्त दायर कर सकते हैं। यार क्या रवैये हैं कि जिन जजेस को, जब आप इख्तिदार के अंदर थे, जस्टिस काजी फायज ईसा उस वक्त भी जज थे, अगर आपको कोई इख्तलाफ था तो आप साबित करते, आपने कोशिश की, साबित नहीं हो सका, तो आप कबूल करें कि वो जज है और जज के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं, और जज का काम इंसाफ की फराहमी है, और वो यकीनन इंसाफ फराहम करेगा। लेकिन बात वही चौधरी साहब वाली कि जो चीज़ हमें पसंद नहीं आती वो हमें काबिल कबूल नहीं है। आज अगर आप देखें तो लाहौर हाई कोर्ट ने जो है इजाज़त नहीं दी कि आप इमरान खान से किसी साइंसी बुनियाद के ऊपर तहकीक कर सके। प्रोसिक्यूटर जनरल ने इस हवाले से मुतअद्दिद मरतबा कहा कि ये तफ्तीश के अंदर मुदाखलत के मुतरादिफ होगा, ये प्रोसिक्यूशन के साथ ज्यादती होगी, लेकिन किसी किस्म की कोई बात नहीं सुनी गई। अब अगर रिमांड नहीं देंगे तो तहकीक कैसे होगी, तफ्तीश कैसे होगी, कैसे मालूम होगा कि जो वीडियोस को आप क्लेम करते हैं कि ये वीडियोस मैंने डाली हैं या नहीं डाली, वो किस मोबाइल से हुई हैं, किसने डाली हैं। जब तक आप तहकीकात के अंदर ताउन नहीं करेंगे, जब तक अदलिया जो है वो इस हवाले से तहकीकात को शफाफ बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेगी, कुछ नहीं हो सकता। जब जैसा कि चौधरी साहब ने कहा कि हुकूमत को इस हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए, तो चौधरी साहब खाली हुकूमत ऐसा करेगी तो वो तनकीद की जद के अंदर आएगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात ले लें आप कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 50,000 से ज़ायद केसेस ज़ेर समाअत हैं। पीटीआई खुद इस बात की दावेदार रही है कि जजेस की तादाद बढ़ानी चाहिए जब वो इख्तिदार के अंदर थी, लेकिन जैसे ही वो इख्तिदार से बाहर आती है ये जजेस उनको खटकने लगते हैं। अब जब तक हमारी हुकूमत और अपोजिशन मिल बैठकर इन तमाम तर मसाइल को हल नहीं करेंगे, जब तक वो ये नहीं सोचेंगे कि पाकिस्तान के अवाम का फायदा किसके अंदर है, जब तक वो ये सोचते रहेंगे कि मेरा फायदा किस में है, ये मुल्क तबाही के दहाने की तरफ बढ़ता रहेगा और खाक में बदन कहीं ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए और हम अपना माथा पीटते रह जाए। आसिफ साहब से जान लेते हैं। आसिफ साहब, आपने राय साहब की भी बात सुनी, आपने चौधरी साहब की भी बात सुनी। हर जानिब से अदलिया पर तनकीद की जा रही है, क्यों अदलिया हर जानिब से तनकीद की जा रही है? देखें जी, बात यह है कि अदलिया पर तनकीद की जो बिद्दत है वो बहुत पुरानी है। ये जितनी भी हुकूमतें आती जाती हैं, अदालती फैसलों के बेनिफिशरी जो होते हैं वही हुकूमतों में आते हैं।
जो बेनिफिशियरी नहीं होते वो धुतकार दिए जाते हैं, वो ठुकरा दिए जाते हैं। मैंडेट की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। 18 में इमरान खान साहब जब बरसर इक़्तिदार आए थे तो उन अदालती फ़ैसलों के बेनिफिशियरी बन के आए थे जो शरीफ ख़ानदान और पीपल्स पार्टी की और जो दूसरी जमातें थी उनके ख़िलाफ़ जो अदालतों में फ़ैसले और नैब में रेफरेंस चल रहे थे, उन्हीं के बेनिफिशियरी बन के आए थे। अब जो मौजूदा हुक्मरान हैं ये आज इक़्तिदार में बैठे हैं। इससे पहले इन्होंने PDM की हुकूमत बनाई थी। इमरान खान साहब को जब इन्होंने अदम इत्तेमाद का इन्होंने असम्बली में लेके आए थे, उस वक्त भी ये सारे के सारे अदालती फ़ैसलों के बेनिफिशरी बनकर ही हुकूमत में आए थे। तो कहने का मकसद ये है, इससे पहले माजी में भी यही सब कुछ होता रहा है। ये बिद्दत बड़ी पुरानी है। ये एक अभी आदम चौधरी साहब ने कहा ये अपना इसमें किसी एक का किरदार नहीं है, इसमें हुकूमतें भी हिस्सा बकदरे जुस्सा शरीक जुर्म हैं हर दौर में। इसमें जो हमारे जुडिशल हुकाम हैं उनके लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है कि वो कब तक सवालिया निशान जो मुँह चढ़ा रहा है उनको, वो कब तक उसका चढ़ाता हुआ मुँह देखते रहेंगे। जो चाहे तेरा हुस्न करिश्मा साज करे, अगो तुम्हारी मर्जी है। ठीक हो गया। शहजाद साहब से भी जान लेते हैं। शहजाद साहब, हर जानिब से तनकीद है लेकिन बेनिफिशरी होने की भी बातें की जा रही हैं कि कभी हुकूमत बेनिफिशरी है तो कभी अपोजिशन बेनिफिशरी है। शहजाद साहब, अगर मौजूदा सूरत हाल में अदलिया पे तनकीद के हवाले से देखें तो इस सूरत हाल का एक्चुअल में बेनिफिशरी कौन है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा। अच्छा, बात ये है, अभी ये मैं आपका सवाल का जवाब देने से पहले ये आसिफ अफान साहब ने जो बात की है बिद्दत, तो ये जो बिद्दत से इद्दत तक का सफ़र है ये हमने इतनी तेज़ी से तय किया है और हमें अंदाज़ा नहीं है कि हमने किस तरह से अपने आप को बतौर कौम कितना पीछे धकेल दिया है। खुद ही अपनी राह में कितने गड्ढे हमने खोद लिए हैं। बुनियादी बात यह है कि सियासी मामलात को अदालतों में ले जाना और अदालतों में तय करने का मामला जो है वो मेरी नज़र में पसंदीदा नहीं है, इसलिए कि इस तरह से हम पूरे सिस्टम की बर्दाश्त को टेस्टिंग पे लगा देते हैं। हम उसके आसाब का इम्तिहान लेते हैं, सिस्टम का इम्तिहान लेते हैं कि ये सिस्टम आखिर कितना बोझ उठा सकता है। मैं आपसे ये बात बड़े यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमारा सिस्टम इतना मजबूत नहीं है कि इस सारी खींचा तानी का बोझ उठा सके, बिलखसूस जो हमारी अदलिया का मामला है। अब इसमें अभी बात कर रहे थे राय साहब, तो राय साहब जाहिर है वो अपनी जो राय पेश करते हैं जाहिर है उसके हक में वो दलाइल भी देते हैं। ये जो अभी इन्होंने बात की कि जी वो प्रोसिक्यूशन केस कैसे साबित करेगा, वो उसको फोटोग्रामेटिक टेस्ट की इजाजत नहीं मिली, रिमांड मुलतवी हो गया, मनसूख हो गया। ओ हजूर सुभान तेरी कुदरत, अगर तो आपने इन साहब के ऊपर जिनका नाम बानी PTI है और बाकी लोगों पर आपने केस साबित करना था, तो भाई वो तो आपके पास पिछले 11 महीने से आपकी कस्टडी में है। आप इसका पहले महीने में वो फोटोग्रामेटिक टेस्ट लेते, इसकी आवाज को कहीं टैली करना है तो वो कर लेते, कोई जो आपने कोई फोरेंसिक कराने हैं वो करा लेते। मसला ये है कि नीयत ठीक नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अपने मुखालफिन को नहीं, मैंने आपको कथा कलामी की बिल्कुल इजाजत नहीं दी क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल नहीं काटा। तो मैं सिर्फ इतनी नहीं, जब आप मुझे एड्रेस करेंगे तो मुझे आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना। या आप मुझे एड्रेस ना करें, तो अगर मुझे आप एड्रेस करेंगे तो मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। अगर आप मुझे एड्रेस नहीं करेंगे तो मेरा आर्गूमेंट तो पूरा होने देना हजूर, मेरा आर्गूमेंट पूरा होने दे बिस्मिल्लाह, उसके बाद आप जरूर हर आर्गूमेंट का जवाब दें। गुजारिश ये है कि आप अगर नीयत ठीक है, आपका मकसद ये है कि आप किसी केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपके पास आपके रास्ते में कौन सा वो क्रेन या बिल्डोजर आया था कि आपने 1.5 महीने के अंदर इस केस को किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा दिया? आपको अब क्यों याद आ रहा है? अगर आपका मकसद किसी को अपने सियासी मुखालिफ को जेल में रखना है और उसके लिए आप अदालतों का कंधा इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मेरी नजर में तो ये कोई प्रॉपर बात नहीं है। और अगर अदालतें इसकी इजाजत नहीं दे रही तो ये आपके और अदालतों के माबैन मामला है। मैं और आप कौन होते हैं? गुजारिश सिर्फ इतनी है हजूर कि आप अगर सिस्टम को इस तरह से आजमाते रहेंगे, आप कभी कहेंगे कि हम इनको जजेस से आजाद कराना चाहते हैं, कभी वकला से, तो कभी इस्टेब्लिशमेंट से। वो फजल इलाही चौधरी सदर हुआ करते थे तो मार्शल लॉ लग गया, तो वो जो जुल्फकार अली भुट्टो थे तो उनके हक में तो कोई आवाज उठाता था तो मार्शल लॉ वाले उठा के ले जाते थे। तो फिर किसी सितम जरीफ को एक ख्याल आया, वो फजल इलाही चौधरी उस वक्त प्रेसिडेंसी में मुकीम थे और सदर बेख्तियार थे, तो किसी ने बाहर लिख दिया कि फजल इलाही चौधरी को रिहा करो, क्योंकि उनकी नजर में वो ईवान सदर में जो था वो उस वक्त उसको कैद रखा गया था।
तो कैद का नजरिया अपना वो अंदर बैठ के बहुत मुश्किलात पैदा कर रहा है, लेकिन आप सिस्टम का इस तरह से इम्तिहान ना लें कि ये सारी चीजें जो है वो चौक हो जाए, सिस्टम को चलने दिया जाए, इसको अपनी सियासी मकासद और सियासी गोल को इस्तेमाल करने के लिए ना इस्तेमाल करें, इंसाफ मुहैया करें। अगर 58,000 केस जमा हो गए हैं तो उन 58,000 केसेस को हल करने का तरीका ये है कि आप अपने केसेस उधर मत लेके जाएं, आप अपनी बातचीत के शहजाद साहब राय साहब से जान लेते हैं। जी राय साहब, आपसे चाहूंगा इजाजत कि कल कायमा कमेटी का इजलास हुआ। कायमा कमेटी के इजलास के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली खातून, उन्होंने जजेस की तादाद 24 करने की दरख्वास्त दायर की कि इसके ऊपर डिस्कशन किया जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इक़्तिदार के अंदर थी तब भी उनकी कोशिश थी कि जजेस की तादाद को बढ़ाया जाए। अब ना जाने उन्हें क्या तकलीफ हो गई है। और जहाँ तक बात है एक सहाफ़ी की, एक सहाफ़ी को गैर जानिबदार होना चाहिए। अगर आप इस तरह साइड लेंगे किसी दूसरे की तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए मुनासिब नहीं होगा। मैं हूं या कोई और हो, ज़ैद बकर, उसके लिए मुनासिब नहीं है। हमें हकायक को देख के चलना चाहिए। ये जो पॉलीग्राफिक टेस्ट और दूसरे टेस्टों की बात की जा रही है, ये वो टेस्ट है जिनके लिए लाहौर पुलिस गुज़िश्ता 3 माह के दौरान 3 मरतबा कह चुकी है कि हमें इनके पॉलीग्राफिक टेस्ट करने की इजाजत दी जाए। लेकिन खान साहब का क्या किया जाए? खान साहब इनकार कर देते हैं और अदालतें उनको रिलीफ देती हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। अगर आपने अपने अदालती निजाम को दुरुस्त करना है, अगर आप ये चाहते हैं कि इस मुल्क के गरीब अवाम का फायदा हो, वो शख्स जो आज केस फाइल करे और उसके पोते जो और उसके नवासे उस केस के फैसले के लिए अदालतों के अंदर खड़े हो, ऐसा ना हो तो फिर आपको मिल बैठ के बात करनी पड़ेगी। आज वो जो शख्स इख्तिदार के अंदर बैठा हुआ है उसको नहीं भूलना चाहिए कि कल वो ऑपोजिशन के अंदर था, और जो आज ऑपोजिशन जेल के अंदर बैठा हुआ है उसको भी ये नहीं भूलना चाहिए कि कल जब वो इख्तिदार के अंदर था तो इसने अदालती निजाम की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं किया। गरीब आदमी आज भी सिसक रहा है, चाहे वो जिला कचहरी हो, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। गरीब आदमी के पास ना तो लाखों रुपए हैं कि वो वकीलों की फीसें भरता रहे, इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। और जहां तक बात है कि जनाब आज अदालत ने तमाम केसेस का रिमांड दे दिया, किसी गरीब आदमी के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? क्या किसी आम आदमी के यूं 8-8 केसेस की जमानतें हो जाती हैं? क्या 8-8 केसेस के अंदर आज तक किसी अदालत ने यह किया हो कि जनाब पुलिस को हम रिमांड नहीं देते, जनाब 15-15 दिन चौक का रिमांड दिया जाता है और लैब के लोगों का 90-90 दिन का रिमांड होता रहा है? ये क्यों भूल जाते हैं? और जिनकी बात आप कर रहे हैं कि वो रिलीफ दे रहे हैं और अमेरिका के अंदर तकारीर कर रहे हैं, उनको लोगों को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वो परवेज मुशर्रफ के वकील भी रहे हैं और परवेज मुशर्रफ के तर्जुमान भी रहे हैं। एक डिक्टेटर का तर्जुमान जो है आज अगर जमहूरियत की बात करे तो मेरे लिए तो सोचने का मुकाम है कि वो कल दुरुस्त था या आज दुरुस्त है। ठीक, नाज़रीन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है शाहिद अंजुम साहब। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आज़म चौधरी साहब, माज़रत के साथ आपकी जानिब आऊँगी। सबसे पहले जान लो शाहिद साहब, एक जानिब तो अदलिया पे सवालिया निशान है, आपने राय साहब की भी बात सुनी, आपने शहजाद साहब की बात सुनी, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे हुकूमत शिकवा कुना है, बल्कि आज हुकूमत ने अपनी बेबसी का इजहार कर दिया। अदलिया के कंधे इस्तेमाल करते करते बेबसी तक की जो इंतहा आ गई है, सर इस पर क्या करेंगे? देखिए, जब अपने जो मौजूदा सदर हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जब वो जेल में गए तो उनको पता चला कि जेल में जो है वो हफ्ते में 2 बोटी गोश्त मिलता है। और उसके बाद जो है उन्होंने जेल काटी और जेल काटने के बाद उन्होंने वहाँ का मेन्यू तब्दील कराया और आज ये पता चल रहा है कि जेल का मेन्यू जो है बहुत अच्छा हो गया है। बात यह है कि ये तमाम लोग पहले भी अदालतें भुगता चुके हैं, अदालतों में जा चुके हैं, या हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, लेकिन सबक इन्होंने कहीं नहीं सीखा। आज भी उसी तरह से जो है एक इदारे को दोनों तरफ से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और अपनी अपनी मर्जी के जो है वो फैसले कराने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा ही लगता है कि हुकूमत इस वक्त चाह रही है कि जो हम कहें फैसला वो आए, लेकिन अपोजिशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने वो फैसले मंजूर नहीं, जैसा हम कहेंगे फैसला वैसा आना चाहिए। तो ये एक बड़ा जो है बहरान जो है वो पैदा हो रहा है और ख़ास तौर पे हमारे जो अदालती निज़ाम है उस पर जो है इस तरह से ब्लेम करना और उसको जो है मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत जो है वो बदनाम करने वाली बात हो रही है। ऐसा होना नहीं चाहिए। आज अगर हुकूमत में बैठे हुए लोग इस बात को समझ जाएं कि कल वो इन्हीं अदालतों में पेश होते थे और वहाँ क्या होता था, तो शायद वो इस तरह की बात ना करें और ना ही PTI वाले ये बात करें, क्योंकि कल हो सकता है वो हुकूमत में आ जाए तो फिर वो कहाँ खड़े होंगे। हमारा निज़ाम देखें, बहुत सारे केसेस हमारे अभी
हसनैन साहब बता रहे थे कि इतनी केसेस हैं, जो है वो दादा अगर केस करता है तो पोते को जाकर निपटना पड़ता है। ये बात तो सच है। आखिरकार ये दोहरा निज़ाम जो है, अदालतों को भी सोचना चाहिए कि ये दोहरा निज़ाम खत्म होना चाहिए। जो दरखास्तें जिस नंबर से आती हैं उसी पे कोर्ट जो है वो चलनी चाहिए, उसी पे अदालतों के फैसले आने चाहिए, ताकि यहाँ गरीब हो अमीर हो कोई भी हो उसको उसके हिसाब से जो है देखना चाहिए, ताकि फैसले जो है तरतीब से आए। लेकिन यहाँ पर तो ये है कि रात को भी अदालतें खुल जाती हैं, रात 3 बजे भी आप अदालत खोल के बैठ जाते हैं। तो आज तनकीद का निशाना तो ये सब कुछ बनेगा ना। किस तरह से जो माजी हमारा गुजरा है, पिछली जो हुकूमत गुजरी है, उसमें रात को ही तकरीबन अदालतें लगती थी। किसी गरीब आदमी को तो अदालत के दरवाजे तक नहीं जाने दिया जाता। कोई गरीब आदमी जाके तो देख ले, किसी जज से कोई बात तो करके देख ले। बात यह है कि हमारे तमाम के किरदार जो माजी में रहे वो उसको देखते हुए ये तमाशा बनना है। और अब ये है कि ये एक अंधेरी रात है, अब कब सूरज तलू होगा, कब जो है वो फैसले अच्छे आएंगे, इसके हम लोग सब मुंतज़िर हैं। जी बहुत शुक्रिया शाहिद अंजुम साहब, आप रांची से ज्वाइन किया। नाज़रीन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेने हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हुकूमत ने जो आज अपनी बेबसी का इतराफ़ किया इस पे बात करेंगे, और इसके साथ बिजली के बिलों के ऊपर जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने इतराफ़ किया कि आमदन के बराबर जो है वो बिजली के बिल आ रहे हैं, उसका हल क्या होगा, इस सब पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।